हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो लीजिए फिर से एक बार आपका स्वागत है जी हमारी पीवाई के सीरीज में फॉर अपकमिंग डी ट्रिपल एस पी पीजीटी कॉमर्स एग्जामिनेशन। और आज इस सीरीज में कुछ और नए सवाल होंगे जिनको डिस्कस करेंगे। ये आपके प्रीवियस ईयर के सवाल हैं जो पहले डी ट्रिपल एस पी पीजीटी कॉमर्स में पूछे जा चुके हैं और आपको इस एग्जामिनेशन के लिए सॉल्व करना बेहद जरूरी है। तो आइए फटाफट से आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। एंड प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये नया सीरीज पसंद आ रहा है तो ये बात हम तक पहुंचाने का केवल एक ही तरीका है जी, वो है इस वीडियो को लाइक करके। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमें पता लग जाएगा कि अभी कितनी मेहनत अभी हमें और करनी है, कितना आप लोगों के लिए और काम करना है इस सीरीज के अंदर। तो आइए फटाफट से अब इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। एंड प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं जी पीजीटी कॉमर्स एग्जामिनेशंस की, तो अलग अलग पीजीटी कॉमर्स एग्जाम्स के लिए स्टडी क्लासेस के डिफरेंट कोर्सेज है जो कि अवेलेबल हैं हमारी ऐप और वेबसाइट के ऊपर। आप इन सभी कोर्सेज की पूरी डिटेल ले सकते हैं, आप डेमो वगैरह देख सकते हैं, प्रीव्यू करके कोर्सेज को अच्छे से चेकआउट कर सकते हैं हमारी ऐप और वेबसाइट पे। आप फुल कोर्सेज भी ले सकते हैं और अगर आपको केवल प्रैक्टिस करनी है तो आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बैंक भी ले सकते हैं। इन सभी कोर्सेज की डिटेल आपको स्टडी की ऐप और वेबसाइट पे मिल जाएगी। Which of the following factors is not taken into account for calculating exact amount of depreciation? तो depreciation compute करना, उसमें कौन सा factor relevant नहीं है? Estimated selling price of the asset, estimated scrap value at the end of useful life, estimated useful life of the asset, cost of the asset including expenses for installation, commissioning, trial run, etc. देखो, डेप्रिसिएशन निकालने के लिए आप एसेट की कॉस्ट में से आप उसकी रेसिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू को माइनस करते हो और डिवाइड करते हो उसकी यूजफुल लाइफ से। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू आपको चाहिए होता है। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 का बनेगा। चलिए अगला सवाल है, under which of the following schedules to the Companies Act 2013 computation of depreciation has been provided? तो हमारे जो कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल्स हैं उसमें हमारे पास जो हमारा सेकेंड शेड्यूल है वो बात करता है डेप्रीसिएशन की। और इसीलिए करेक्ट आंसर हमारे पास जो यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर 3 का बनेगा। तो शेड्यूल में आपको बता रखा है किस तरीके से आपको डेप्रीसिएशन कंप्यूट करना है। What does the term deficit means in reference to non-profit organization? देखो, अगर हम नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का P&L अकाउंट बनाते हैं ना तो उसमें प्रॉफिट या फिर लॉस निकल कर आता है, बट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम प्रॉफिट लॉस वाली टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करते क्योंकि ये प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनाई गई। इनके लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, प्रॉफिट की जगह हम सरप्लस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं और लॉस की जगह हम डेफिसिट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो डेफिसिट का मतलब है कि अगर आपके एक्सपेंडिचर ज्यादा है रिसीट से, और ये चीज हमें जो देखने को मिल रही है वो ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिल रही है जी, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। Under single entry system, capital in the beginning of the accounting year is ascertained by preparing। देखो, सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर आपको आपका प्रॉफिट कंप्यूट करने के लिए सबसे पहले तो ओपनिंग कैपिटल चाहिए। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकल कर आएगा ये आपको बताना है। कैश अकाउंट, डेटर अकाउंट, P&L अकाउंट, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। बेसिकली आप एक ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं विच इज बेसिकली अ सॉर्ट ऑफ बैलेंस शीट ओनली, और इसके अंदर जो ओपनिंग में आपके एसेट्स लायबिलिटीज को लिखते हैं और बैलेंसिंग फिगर निकल कर आता है आपका ओपनिंग का कैपिटल। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 का बनेगा। Which of the following is not the cause of depreciation? इनमें से डेप्रीसिएशन का कौन सा कारण नहीं है वो आपको बताना है। Unexpected obsolescence, expected obsolescence due to technical changes, a flux of time even when good is not being used, wear and tear due to use in business। तो डेप्रीसिएशन का मतलब है कि एसेट की वैल्यू में गिरावट आ रही है, और ये जो गिरावट होती है ना, इट इज ग्रेजुअल गिरावट की हम यहाँ पे बात कर रहे होते हैं, यानी कि धीरे धीरे हमारे जो एसेट की वैल्यू है वो यहाँ पे कम हो रही होती है। अब यहाँ पे धीरे धीरे एसेट की वैल्यू क्यों कम हो सकती है? क्योंकि हम उसे बिजनेस में यूज कर रहे हैं। यूज नहीं भी कर रहे तब भी अगर समय बीत रहा है तो एसेट की वैल्यू कम हो सकती है। और धीरे धीरे फ्यूचर में टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते रहते हैं, तो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इज आल्सो अ रीजन फॉर डेप्रिसिएशन। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस को यहाँ पे हम कंसीडर नहीं करते। अनएक्सपेक्टेड तो मतलब एकदम से टेक्नोलॉजी बदल गई। तो हमारा जो डेप्रिसिएशन होता है वो ग्रेजुअल रिडक्शन इन दी वैल्यू है। 1 लाख का एसेट खरीदा, उसे 10 सालों में राइट ऑफ कर रहे होते हैं। अगर एकदम से ऑब्सोलेसेंस हो जाएगी तो दूसरे साल ही उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। ये चीज डेप्रिसिएशन के दायरे में नहीं आती है। डेप्रिसिएशन तो धीरे धीरे ग्रेजुअल रिडक्शन की बात करता है।
और इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है ना वो यहां पे हमारा आंसर बनेगा। Which is the financial statement from the following that is not prepared by not profit organization? तो इनमें से कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसी है जो हमारी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तैयार नहीं करती है, प्रिपेयर नहीं करती है? क्योंकि जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रहती हैं वो यहां पे बनाती है एक तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, एक बनाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और एक बनाती है बैलेंस शीट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो नहीं बनाती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो नहीं बनाती हैं, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 का यहां पे रहेगा। From the given options, identify which statement is not relevant for an ideal organizational structure. Responsibility should be clear and matched by authority. Corporate plan spells out the firm's vision. Power is centralized at the top without any delegation. Business structure should be flexible. तो पूछ रहे कौन सा रिलेवेंट नहीं है। देखो, एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर पावर डिसेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए, ना कि सारी पावर टॉप पे सेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए। तो डिसेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए, डेलीगेशन भी होना चाहिए। तो थर्ड वाला पॉइंट यहाँ पे रिलेवेंट नहीं है, गलत है, और इसीलिए ये आंसर यहाँ पे बनेगा। The difference between countries' payments to foreigner and its receipts from the foreigners. Balance of trade, balance of currency, balance of payment या फिर balance of supply. देखो, जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी अकाउंट है, ये बेसिकली बताता है कि कितनी फॉरेनर्स को पेमेंट करी और कितना फॉरेनर से पैसा आपको मिला। इसके अंदर फर्दर एनालिसिस करते हैं करंट अकाउंट की, कैपिटल अकाउंट की, तो ये सब बात की एनालिसिस की चीजें हैं जी। ओवरऑल यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट की ही बात हो रही है, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 का बनेगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड से इसे कंफ्यूज मत करना, बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट आता है जी, बट बैलेंस ऑफ पेमेंट का दायरा बहुत बड़ा हो जाता है। Which of the following is not a feature of bills of exchange? बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर बेसिकली क्या रहता है कि आप किसी पर्सन के ऊपर एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करते हैं, वो पर्सन उसे एक्सेप्ट कर लेता है और कहते हैं कि हाँ, मैं आपकी पेमेंट जो है वो कर देंगे, दे दूंगा। ऑर्डर टू मेक पेमेंट इज कंडीशनल. इट इज एन ऑर्डर टू मेक पेमेंट, इट शुड बी इन राइटिंग, द मेकर ऑफ द बिल मस्ट साइन इट। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर आपको एक ऑर्डर देना है दूसरे पर्सन को, राइटिंग में देना है, और आपके जो बना रहा है वो भी साइन करेगा, जो एक्सेप्ट कर रहा है वो भी इसमें एक्सेप्टेंस अपनी दिखाएगा। और ये जो ऑर्डर होता है इट इज अनकंडीशनल, इसमें कोई कंडीशन नहीं लगा सकते कि बारिश आई तो पैसे दे देना, मेरी शादी हो गई तो पैसे दे देना, ऐसा नहीं है। अनकंडीशनल ऑर्डर हमें देखने को मिलता है, और इसीलिए 1 वाला जो है वो यहाँ पे हमारा फीचर नहीं है, और इसीलिए ऑप्शन 1 का आंसर यहाँ पे रहेगा। STRs were created by IMF. What is the full form of STR? तो प्यारे दोस्तों, अगर STR की बात करें तो इनको IMF ने बनाया था 1969 में, इनको क्रिएट किया था। इनकी जो फुल फॉर्म है इट इज स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। ये बेसिकली एक यूनिट ऑफ अकाउंट है। अब एक डायरेक्ट करेंसी तो नहीं है, बट इस STR की वैल्यू बाकी करेंसीज पे टिकी रहती है, और जिन करेंसीज पे टिकी रहती है आप उनको यहाँ पे STRs के माध्यम से कन्वर्ट करके ले सकते हैं। तो STR की फिलहाल जो फुल फॉर्म है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स है, और इसीलिए आंसर ऑप्शन नंबर 4 का बनेगा। In dash, new financial securities are issued through stock exchange to facilitate capital formation. Primary market, secondary market, capital market या फिर money market. देखो जी, आपकी जो नई फाइनेंशियल सिक्योरिटीज इशू की जाती हैं स्टॉक एक्सचेंजेस के माध्यम से, ये करी जाती हैं आपकी प्राइमरी मार्केट के अंदर। प्राइमरी मार्केट इज बेसिकली अ सब कंपोनेंट ऑफ कैपिटल मार्केट ओनली, बट यहाँ पे जो प्रिसाइसली पूछा जा रहा है वो प्राइमरी मार्केट को पूछा जा रहा है। आईपीओ वगैरह जो आप लेकर आते हैं दैट इज बेसिकली योर प्राइमरी मार्केट। The shares which are issued to the existing shareholders without any additional cost are called equity share, bonus share, forfeited shares या preference shares. तो आपने फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को और शेयर दे दिए, तो दे आर गोइंग टू बी बेसिकली रेफर टू एज द बोनस शेयर्स ओनली। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा। Which function is not performed by RBI from the following? Banker of the government, custodian of foreign exchange reserves, note issue, control over the stock exchange. देखो जी, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर कंट्रोल रखना आरबीआई की जिम्मेदारी नहीं है, ये सेबी की जिम्मेदारी है। बाकी यहाँ गवर्नमेंट का बैंकर है, फॉरेक्स रिजर्व्स का कस्टोडियन है, नोट्स भी इशू करता है, और इसीलिए करेक्ट आंसर हमारे पास जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर 4 का यहाँ पे बनेगा। आइडेंटिफाई व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द सेबी एक्ट। It promotes efficient services by brokers, merchants, etc. It regulates the securities market. It establishes a nationwide trading facility for all type of securities. It protects the interest of the investor. तो अगर सेबी के कानून की बात करें
तो सेबी बनाया गया और ये रेगुलेट करेगा हमारे स्टॉक मार्केट्स को, स्टॉक मार्केट इंटरमीडियरीज को, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि एक नेशन वाइड ट्रेडिंग फैसिलिटी बनाई जाएगी जिसमें सभी सिक्योरिटीज को ट्रेड कर लोगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। और इसीलिए आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 का बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारे सामने सवाल है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट एग्जम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी? इनमें से कौन सी आइटम जीएसटी के दायरे से बाहर नहीं है, यानी कि इनमें से कौन से आइटम पे जीएसटी लेवी होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है जी। कंसल्टेंसी बाय डॉक्टर, पेमेंट ऑफ सैलरीज, फार्मास्यूटिकल आइटम्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। देखो, डॉक्टर्स को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन सैलरी वाला भी बाहर है, पानी और बिजली ये दोनों भी जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। बट आपकी जो दवाइयां, फार्मास्यूटिकल आइटम्स हैं, उन पे आपको कुछ कुछ आइटम्स पे जीएसटी लेवी होता हुआ दिखेगा, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 का बनेगा। सो प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का हमारा डिस्कशन डी ट्रिपल एसपी के प्रीवियस ईयर के सवालों के ऊपर। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। मिलते हैं जी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।